हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर बदला मौसम, निचले इलाकों में बारिश और ऊंची चोटियों पर हिमपात। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर चट्टान गिरने से मार्ग बंद, यात्री परेशान। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सीएम धामी का दौरा, श्री कल्याणी का हिमालय देवस्थानम के वार्षिक उत्सव में की शिरकत। 1100 कन्याओं का किया पूजन और श्री यंत्र की विधिवत पूजा। कर्नाटक में बजरंगबली को लेकर छिड़ा वॉर, उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। कांग्रेस मुख्यालय में हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। मुख्य सचिव एसएस संधू ने की घोषणाओं की समीक्षा, चंपावत में समय सीमा निर्धारित किए जाने के दिए निर्देश। मामले में भाजपा और कांग्रेस का पलटवार। और बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। मेला क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर में किया गया विभाजित, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और अब खबरें विस्तार से। विगत कुछ दिनों से पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिसके चलते निचले इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है और ऊंची चोटियों में लगातार हिमपात जारी है। बड़ी बात तो ये है कि देर शाम से हेलंग के पास में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के ठीक ऊपर से भारी चट्टान टूटने से यात्रा मार्ग पूरी तरह से बंद पड़ गया, जिसके चलते तीर्थयात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, सड़क मार्ग खोलने का काम पूरी रात भर चलता रहा और आखिरकार आज सुबह सभी तीर्थयात्रियों के लिए बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरह से खोल दिया गया। आपको बता दें, सैकड़ों की तादाद में वाहन दोनों तरफ फंसे रहे। स्थानीय लोगों से लेकर गिरती यात्रियों की इस दौरान भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी सीधा उत्तरकाशी से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, जैसा कि कुछ समय से केदारनाथ में पहले ये चीजें हुई कि वहां का रास्ता रोक दिया गया और अब बद्रीनाथ में भी सेम चीजें हुई, तो कैसा है वहां का मौसम का मिजाज और लगातार ये जो रास्ते रोके जा रहे हैं, इसको लेकर यात्रियों को कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार पहाड़ियों में लगातार बर्फबारी हो रही है, वहीं निचले इलाकों की अगर हम बात करना चाहें तो निचले इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, जिस कारण निचले इलाकों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चला है। और वहीं बात करें भगवान बद्री विशाल जी के धाम की, तो बद्री विशाल जी के धाम में कभी कभी अचानक हल्की बूंदेबांदी भी हो जा रही है, कभी अचानक पहाड़ियों में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, जिस कारण थोड़ी ठंड ने दस्तक जरूर दे दी है भगवान बद्री विशाल जी के धाम में। वहीं बात करें केदारनाथ धाम में भी लगातार रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है। जी, जैसा कि कल ही केदारनाथ धाम के जो है वो यात्रा वापस से खोली गई थी, रास्ते खोले गए थे और ऐसे में कल वहां पर एक ग्लेशियर टूट गया था भैरव नाम का और इस वजह से वापस से यात्रा जो है वो बंद कर दी गई थी। तो इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि लगातार जो है दोनों ही धामों के रास्ते जो हैं वो बंद होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भूस्खलन हो रहा है, तो कभी मौसम का मिजाज बदल रहा है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पहाड़ों से लगातार जो ग्लेशियर टूटने का सिलसिला आज भी जारी है लगातार। हालांकि अगर प्रशासन की बात की तो प्रशासन की पूरी तैयारियां लगातार दोनों धामों में देखी जा रही है। हालांकि अगर चमोली जिले की अगर यहाँ पर बात होती है, चमोली जिले में लगातार प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ जगह जगह पर खड़ा हुआ है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी, तमाम जवान, पुलिस प्रशासन की टीम लगातार दोनों धामों में लगातार नजरें बनाई हुई है। और बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से लगातार मौसम का जिस तरह से लगातार मिजाज बदल रहा है, हालांकि पहाड़ों में आज भी रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का दौर जरूर देखा जा रहा है। ऐसे में जो आने वाले दिन होंगे, अगर यदि ज्यादा बर्फबारी और ज्यादा बरसात होती है तो यात्रा पर इसका काफी असर पड़ सकता है। जी नवीन, मौसम को देखते हुए जैसा कि प्रशासन बार बार चेतावनी दे रहा है कि यात्रा जो है वो मौसम के मुताबिक ही करें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या यात्रियों की संख्या का इस पर कोई असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार प्रशासन के जो जानकारी के अनुसार लगातार
तीर्थ यात्रियों को जानकारी दी जा रही है कि अपने साथ जो है गर्म कपड़े, तमाम जो सुविधाएं आप ला सकते हैं अपने साथ दोनों धामों में। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी लगातार तीर्थ यात्रियों का आना जाना आज भी जारी है। भगवान बद्री विशाल जी के धाम में आज भी कई हजार तीर्थ यात्री मौजूद हैं। जी जी, यानी कि कहीं ना कहीं मौसम से जो यात्रा वो प्रभावित तो हो रही है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं की भक्ति में और उनकी संख्या में जो मौसम है उसकी वजह से कोई कमी नहीं आ पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन को लेकर यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। यमुनोत्री धाम यात्रियों के साथ विनम्रता और शालीनता का परिचय देते हुए श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित संपन्न कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद दूसरी बार यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला पंचायत को निर्देशित किया कि हर दिन सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ बातचीत कर प्लास्टिक कचरे को बैग में भरकर कॉम्पैक्टर के माध्यम से निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही तत्काल प्रभाव से जानकी चट्टी पार्किंग के पास खाली पड़ी भूमि पर कॉम्पैक्टर मशीन लगाने के निर्देश दिए गए। पुलिस को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख मेरा सही में उनको उनके फैमिली को भी सलामत रखें और उनको तो खैर रखें ही। बहुत अच्छे ढंग से उन लोगों ने सर्विस दी है और सारे मैनेजमेंट्स उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से किया है। कुमाऊं मंडल विकास निगम में की ओर से संचालित आदि कैलाश यात्रा शुरू हो गई है। हल्द्वानी के काठगोदाम से शुरू होने वाली 8 दिवसीय यात्रा का पहला पड़ाव पिथौरागढ़ है। हालांकि उच्च हिमालय के क्षेत्र में लगातार बारिश और हिमपात के चलते यात्रियों के लिए ये यात्रा साहस और खूबसूरती से भरी होगी। आदि कैलाश यात्रा का पहला दल, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से 19 यात्री शामिल हैं, काठगोदाम स्थित कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में आदि कैलाश यात्रियों का MD KMVN विनीत तोमर ने अपने विभागीय कर्मचारियों के साथ भव्य स्वागत किया और यात्रियों से भी निवेदन किया कि यात्रा के दौरान उच्च हिमालय क्षेत्र में किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो वो तत्काल यात्रा गाइड को सूचित करें। गुजरात से हूँ, अभी बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। मैं वहाँ से आई हूँ अभी स्पेशली ये यात्रा करने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत एक्साइटेड है सभी लोग यात्रा करने के लिए और दर्शन की इच्छा चाहते हैं बस। अच्छा, क्या मनोकामना लेके जा रहे हैं? मनोकामना भगवान आपकी पूरी हो, कुछ ऐसी मन में? दुनिया में सब खुश रहे, बस यही मनोकामना है। बहुत एक्साइटेड है और मनोकामना सभी का अच्छा हो, बाबा भोले बाबा सबकी सभी का अच्छा करे। वैसे भी कैलाश यात्रा भी मैंने 2005 में 5वीं बैच में की है, तो KMVN से ही की थी और इसीलिए इस बार भी हम KMVN से ही जा रहे हैं। और किस तरह से देख रहे हैं? KMVN की सुविधा बहुत अच्छी है, इसीलिए तो दूसरी हम लोग आदि कैलाश यात्रा के लिए आया था। इन्होंने डॉक्टर मनोज 2018 में ये लोग बुक किया था, लेकिन उस टाइम वो लैंडस्लाइड का वजह से कैंसिल हो गया। अच्छा, अभी हम लोग फर्स्ट बैच में ट्राई किया तो गैस भी आया। देखिए, इस बार हमारी यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है। हमने लगभग 34 ग्रुप में यात्रा प्रारंभ करनी है इस बार। 20 ग्रुप जो हैं हमारे मानसून से पहले जाएंगे, जुलाई तक जाएंगे और बचे हुए 14 ग्रुप हमारे अक्टूबर नवंबर में जाएंगे। आज पहला ग्रुप है, इसमें लगभग 19 व्यक्ति यात्रा के लिए जा रहे हैं। ये काठगोदाम का जो लेक है, इसमें 8 दिन की यात्रा है। आज यहाँ से प्रारंभ करेंगे, भीमताल, हमारा कैंची धाम, चितई और जागेश्वर होते हुए पिथौरागढ़ जाएगी। कल पिथौरागढ़ से धारचूला जाएगी। धारचूला में हमारे मेडिकल और बाकी जो इनरलाइन परमिट की चीजें होती है वो होना है। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की सहज, सुगम और सुरक्षित यात्रा हेतु SDRF टीमें संवेदनशील स्थानों पर मुस्तैद है। यात्रा आरंभ होने के उपरांत SDRF टीम ने जहां एक और अस्वस्थ, असक्षम, दिव्यांगों, बुजुर्गों, महिलाओं इत्यादि को सुगमता पूर्वक दर्शन कराने में सहयोग किया जा रहा है। श्री केदारनाथ मार्ग पर लिंचौली से आगे भैरव ग्लेशियर और कुबेर ग्लेशियर पर पहाड़ी से ज्यादा बर्फ आने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया था। इस मौके पर उपस्थित इंस्पेक्टर अनिरुद्ध भंडारी SDRF के नेतृत्व में टीम ने सूझबूझ से तुरंत कार्रवाई करते हुए अवरुद्ध मार्गों को खोलना आरंभ किया। कड़ी मशक्कत के बाद बर्फ को काट कर हटाया और श्रद्धालुओं के सुगमता पूर्वक आवागमन के लिए रास्ता खोल दिया गया।
जनपद उत्तरकाशी में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद आज चटक धूप खिली। गंगोत्री और यमुनोत्री में यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। दोनों धामों में यात्रियों की भीड़ लगी हुई है। बता दें, कपाट खुलने से अब तक दोनों धामों में लगभग 2 लाख लोग यात्रा कर चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के डोल कल्याणी का हिमालय देवस्थानम के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 1100 कन्याओं का पूजन किया और श्री यंत्र की विधिवत पूजा अर्चना की और कहा कि कल्याणी का हिमालयन देवस्थानम में धर्म के प्रचार के साथ ही वैदिक संस्कृति शिक्षा को बढ़ाने का अद्भुत प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि कुमाऊं मंडल को मानस खंड के तहत मंदिर माला मिशन के रूप में विकसित करने की वृहत कार्य योजना तैयार की गई, उसमें कार्य गतिमान है। शीघ्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अल्मोड़ा जागेश्वर धाम आने का आग्रह किया और प्रधानमंत्री आएंगे, वहीं उन्होंने विवाद पर जांच की बात कही। उत्तराखंड में बाहरी प्रदेशों के लोगों को अब जमीन खरीदने और व्यापार करने के लिए एक कड़े कानून से गुजरना होगा। क्या है नया कानून और क्या है कुछ नई तैयारी धामी सरकार ने इस नए कानून को लेकर की है, ताकि वेरिफिकेशन के बाद ही बाहरी प्रदेशों के लोग उत्तराखंड में जमीन खरीद पाएंगे। देखिए उत्तराखंड डेस्क की एक खास रिपोर्ट। बाहरी प्रदेशों के लोगों को अब उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए वेरिफिकेशन के नियम से गुजरना ना होगा। यानी अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना पहले जैसे नियमों के मुताबिक आसान बाहरी प्रदेशों के लोगों के लिए होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार कड़े नियम इसको लेकर बनाने जा रही है ताकि बेरोक टोक जमीनी प्रदेश में ना खरीदी जाए। कैबिनेट बैठक में इसको लेकर चर्चा भी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीन खरीदने के लिए वेरिफिकेशन को मंजूरी भी दे दी है। जो जमीनें हैं पहले बेरोक टोक खरीदी जाती थी, उस पर अब जांच होने के बाद, पूरी पृष्ठभूमि जांचे जाने के बाद कि आखिर किस लिए उत्तराखंड में जमीन लेना चाहते हैं, किस लिए वो रहना चाहते हैं, किस लिए आना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों की जांच होने के बाद ही अब इस पर निर्णय हो पाएगा। अभी हमने कहा है कि कल से ही जो है इस पर सब पर रोक लग जाएगी। बताया जा रहा है कि जो भी लोग बाहरी प्रदेशों के उत्तराखंड में व्यापार करने या घर बनाने के लिए जमीन खरीदने, उन्हें सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए उन्हें जमीन खरीदने से पहले वेरिफिकेशन का फॉर्म भरना होगा, जिसके माध्यम से जिस जगह के मूल निवास जमीन खरीदने वाला व्यक्ति, उसके नजदीकी थाने से उसका सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद ही बाहरी प्रदेशों के व्यक्ति जमीन खरीद पाएंगे। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने ये जानकारी देते हुए कहा कि राजस्व विभाग को इसके लिए अध्यादेश लाने के निर्देश दिए गए, यानी कि अध्यादेश आते ही वेरिफिकेशन का नियम प्रदेश में लागू हो जाएगा। मंत्रिमंडल में एक सुमोटो निर्णय था माननीय मंत्रिमंडल का, और उस पर चूंकि प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग है, तो राजस्व विभाग उसको अध्यादेश के माध्यम से करने जा रहे हैं। अध्यादेश के प्रारूप जल्दी सक्षम स्तर पर अनुमोदन लेकर के उसको करेंगे। धामी सरकार के इस फैसले से भाजपा काफी उत्साहित नजर आ रही है। भाजपा का कहना है कि आम जनता भी मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर सरकार का आभार व्यक्त कर रही है। अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन खरीदने या कारोबार करने की सोचते हैं, वे उत्तराखंड में जमीन नहीं ले पाएंगे और इससे देवभूमि का जो माहौल है वह शांत ही रहेगा, जिससे ये उत्तराखंड जाना और पहचाना जाता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिन लोगों ने उत्तराखंड में जमीन खरीद ली है, क्या सरकार उनका भी वेरिफिकेशन करवाएगी? उत्तराखंड सरकार ने जो अभी निर्णय लेने का फैसला किया है कि जो बाहर का व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में जमीन खरीद रहा है या कुछ भी काम करने वाला है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। अगर वो कहीं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कोई उसके खिलाफ अपराध है, तो ऐसे व्यक्ति को राज्य में जमीन खरीदने और कारोबार करने से रोका जाएगा। क्या अभी तक जो बाहरी व्यक्ति यहाँ जमीन खरीद रहे थे, विगत 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, क्या इन्होंने उनका वेरिफिकेशन किया कि नहीं किया? इसका मतलब आज तक इन्होंने उनका कोई भी कहीं भी कोई भी सत्यापन नहीं किया। जो आए वो खरीद ले। भाजपा उनका भी तो सत्यापन करे जिनको इन्होंने वो दी है, अभी तक जमीन दी है, दान में दी है, कुछ दिया है, उसका भी कम से कम पार्टी को सत्यापन करना चाहिए।
बाहरी प्रदेशों के व्यक्तियों के लिए उत्तराखंड में जमीन खरीदने को लेकर सरकार नया कानून बनाने जा रही है, जिसके तहत माना जा रहा है कि अपराधी किस्म के लोगों को प्रदेश में जमीन खरीदना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार कब तक प्रदेश सरकार इसको लेकर अध्यादेश लेकर आती है और क्या वास्तव में अध्यादेश लाने के बाद आपराधिक किस्म के प्रवृत्ति के लोगों को उत्तराखंड में जमीन नहीं मिल पाएगी। इस पर भी सभी की नजर रहेगी। जन टीवी की रिपोर्ट। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सचिवालय में मुख्यमंत्री द्वारा जनपद चंपावत में मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए उन्हें सभी घोषणाओं के लिए समय सीमा निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए। वहीं अब इस पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। भाजपा ने इसे अच्छी पहल बताते हुए कहा कि सिर्फ चंपावत में ही नहीं बल्कि सभी विधानसभाओं में तय समय पर कार्य किए जाएं, तो वहीं कांग्रेस ने इसे पक्षपात बताया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने भाषणों में विकास कार्यों को तय सीमा में समय में करने की बात करते हैं। ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में हर बार ये बात कही है और एक सचिव में नियुक्त करने की बात कही थी उन्होंने चिंतन शिविर के बाद कि हर विधानसभा में एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और एक ये तय किया जाएगा कि उस रिपोर्ट कार्ड के तहत जो भी कार्य है वो उस तय सीमा के तहत हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये एक सिर्फ एक चंपावत ही नहीं, हर विधानसभा में उन्होंने ये कह रखा है कि रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि कार्य कितना हुआ है और कितने हद तक उस कार्य को धरातल पर उतारा गया है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और चंपावत के अलावा सभी विधानसभाओं में इस कार्य को किया जा रहा है। इसको मैं पक्षपातपूर्ण रवैये के रूप में देखती हूँ। केवल चंपावत के विधायक नहीं है पुष्कर सिंह धामी, इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं और इस सूबे की हर विधानसभा में विकास कार्य की वही गति होनी चाहिए जो चंपावत में हो, तब तो कोई बात है। लेकिन अगर अपना और पराया इस तरह से करेंगे कि अपनी विधानसभाओं में विकास करेंगे और विपक्षी दल के नेता जहां के विधायक है वहां विकास की आप सुध भी नहीं लेंगे। और मुख्य सचिव ने भी यदि ऐसा कहा है, यदि इसमें सत्यता है कि चंपावत के कार्यों की बार बार समीक्षा होगी और एक टारगेट रखा जाएगा, टारगेट बेस्ड विकास कार्य होंगे, तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, क्योंकि मुख्य सचिव की भी जिम्मेदारी पूरे सूबे की होनी चाहिए। एसडीएम चौक स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सरेआम सड़क पर एक आदमी के साथ मारपीट और अभद्रता के चलते मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। मजिस्ट्रेट महोदय को एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं जो महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित है। उस ज्ञापन के माध्यम से हम श्री प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार को इस आधार पर पदमुक्त करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है कि उन्होंने स्वयं और अपने अंगरक्षकों की सहायता से एक आम आदमी को बीच चौराहे पर, बीच सड़क पर दौड़ा के पीटा, उसे डर भय दिखाया। चूँकि माननीय मंत्री जी जो हैं उन्होंने संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने हैं, तो ये और उनके खिलाफ इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज होगी है, तो ये पर्याप्त कारण है उनको पदमुक्त किए जाने का और ये विशेषाधिकार भी है महामहिम राज्यपाल महोदय का। कांग्रेस जन हमेशा से जो है जनता के साथ खड़ी हुई है और उत्तराखंड की जनता का समर्थन करती है। ये भाजपा के करनी और कथनी का ही फर्क है कि वो अपने एक नेता को, अपने कैबिनेट मिनिस्टर को हटाने का कार्य नहीं कर रही है, जबकि वो कैबिनेट मिनिस्टर पहले भी भर्ती घोटाले के अंदर लिप्त रहा है। उसको तब भी हटाने की मांग की गई थी, लेकिन आज तक उसको हटाया नहीं गया, बल्कि उसका उल्टा प्रमोशन करके उसे शहरी विकास मंत्री बना दिया गया। हम इस बात की अपील करते हैं अपने महामहिम से भी, राज्यपाल से भी और मुख्यमंत्री से भी कि अगर वो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो जीरो टॉलरेंस के तहत उन्हें अब तक जो है अग्रवाल को जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी को तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए था। कांग्रेस ने प्रदेश भर में भाजपा सरकारों को बुद्धि शुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। ब्लॉक से लेकर जिला और कांग्रेस मुख्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ।
ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज तक वो सनातनी नहीं थे, लेकिन कम से कम भाजपा ने उन्हें सनातनी बनाना तो शुरू कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा, कम से कम कांग्रेस को सद्बुद्धि तो आई। पहले उन्होंने राम का नाम लेना शुरू किया और अब हनुमान जी का। बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक में तो उन्होंने कहा बजरंग बली को बंद कर देंगे और यहाँ हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। लेकिन दोहरे चरित्र में भी कांग्रेस कम से कम सनातन धर्म को अपनाने की बात तो कर रही है। देखिए, कांग्रेस को सुदबुद्धि आई है। पहले उन्होंने भगवान राम का नाम लेना प्रारंभ किया, अब उनके जो भक्त हैं हनुमान जी, बजरंग बली जी, उनका नाम लेना प्रारंभ कर दिया है। कर्नाटक में तो उन्होंने कह दिया कि जो बजरंग बली हैं उनको सब बंद कर देंगे, उनको बैठा देंगे, जेलों के अंदर डाल देंगे। और यहाँ जो है हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो दोहरा चरित्र है। लेकिन एक तरफ हम ये भी कहेंगे कि इस दोहरे चरित्र में कम से कम सनातन भूमि में कर रहे हैं, तो सनातन धर्म को अपनाने की बात कर रहे हैं। आज तक तो सनातनी थे नहीं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने उनको सनातनी बनाना प्रारंभ कर दिया। कुपड़ लोगों की बातों पे बात नहीं करनी है। उनको शायद यही पता नहीं कि राम मंदिर का ताला किसने खोला, पहली पूजा वहां किसने कराई आजादी के बाद। उनको शायद ये भी नहीं पता कि कौन लोग ऐसे थे जिन लोगों ने उसके ताले सम्मिलित थे। तो ऐसी पार्टी के लोगों से बात करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म इनके पाप की बपौती नहीं है। कांग्रेस के लोग भी सनातन धर्म को भी मानते हैं। जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो मुस्लिम धर्म को या क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। जो जैन है वो जैनी धर्म को मानते हैं। जो बौद्ध हैं वो बौद्ध को मानते हैं। और जो सिख हैं वो अपने गुरु ग्रंथ साहिब को और अपने 9 गुरुओं को मानते हैं। हमको बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। वो तो आजकल राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं, राष्ट्र प्रेमी का सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं। जिन लोगों ने गांधी की हत्या में साजिश करी हो, जिन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया हो, आज सबसे बड़े राष्ट्रभक्त अपने को मुखौटा पहन के आ गए हैं। सियार को ना शेर की खाल पहना दो तो भी वो सियार ही रहता है। तो ऐसे सड़न छोड़ने वाले लोगों की बातों में बयान देने की आवश्यकता नहीं। करण मेहरा को मोटे अनाज की उपयोगिता को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मोटे अनाज के प्रति जागरूकता हेतु स्मारिका पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए मोटा अनाज बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका उपयोग हमें अपने दैनिक आहार में बढ़ाना होगा। करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में मिलेट्स के लिए की है और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कि उनकी कृपा से आज उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां मड़वे का MSP 35 रुपये 78 पैसे घोषित हुआ है। मैं आभार करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में 5 किलो फ्री राशन देते हैं उसमें 1 किलो हम मड़वा देंगे। इसको देने का आशय यह है कि लोगों को लगे, क्योंकि हमारे 13 लाख कार्ड धारक इसमें राशन लेते हैं, उनको लगा कि 13 लाख किलो तो सरकारी खरीद लेगी। हमने मिड डे मील में जो बच्चों को खासन देते हैं उसमें हम झिंगोरा दे रहे हैं। और मिलेट्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो इसके लिए मिलेट्स के अभी 2 बड़े भोज हमने एक धाराशिव विधानसभा में और मुख्यमंत्री जी के यहाँ किए थे। अभी मिलेट्स के 2 बड़े मेले, एक देहरादून में 13, 14, 15, 16 को और एक अक्टूबर में हल्द्वानी में लगाने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने केदारनाथ हेली सर्विस के नाम पर ठगी पर लगाम लगाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जिम्मेदारी IRCT को सौंपी, लेकिन साइबर ठगों ने एक कदम ऊपर निकलकर इसका भी तोड़ निकालकर ठगी करना शुरू कर दिया। IRCT के पास फिलहाल रेलवे टिकट बुकिंग का जिम्मा है, लेकिन साइबर ठगों ने केदारनाथ हेलीकॉप्टर सर्विस के नाम पर IRCTC के पैरेलल एक फर्जी IRCTC की वेबसाइट तैयार की, जिससे ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं उत्तराखंड साइबर पुलिस ने अभी तक केदारनाथ धाम के नाम पर करीब 15 फर्जी वेबसाइट को बंद करवाया और साथ ही 12 अन्य फर्जी साइट्स को भी बंद करवाने की तैयारियां चल रही है। साथ ही केदारनाथ हेली सर्विस के नाम पर ठगी कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा जो यूकाडा के द्वारा अनुबंध
किया गया है उसमें केवल IRCTC के माध्यम से ही हेली सर्विसेज की बुकिंग केदारनाथ धाम के लिए की जा सकती है। तो IRCTC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अलावा और कोई भी अगर वेबसाइट पर आपको केदारनाथ धाम की टिकट्स नहीं मिल सकती हैं तो बाकी सारी वेबसाइट्स अगर कोई क्लेम करता है कि वो टिकट बुक करा सकता है तो फर्जी है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया अभी कि केवल IRCTC के द्वारा ही केदारनाथ धाम में हेली सर्विसेज के लिए टिकट्स बुकिंग की जा रही है। तो सभी लोगों से अपील रहेगी कि अन्य किसी प्रकार के झांसे में ना आए, किसी प्रकार के एजेंट के संपर्क में ना आए और अगर आपको टिकट बुक कराना है तो स्वयं IRCTC की वेबसाइट पर जाकर ही कराएं। लक्सर की सुल्तानपुर चौकी पुलिस ने एक आरोपी को चेकिंग के दौरान लक्सर के पीपली पुल से 4.35 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। वहीं लक्सर कोतवाल अमरजीत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के नशा मुक्त देवभूमि मिशन 2025 को साकार सफल बनाने हेतु SSP अजय सिंह के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। करीब 2 सालों से जमीन के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर फरार चल रहे एक पुलिस और STF कुमाऊं की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि अल्मोड़ा जनपद के सल्ट क्षेत्र में रहने वाला जयप्रकाश डंडरियाल ने कुछ सालों पहले रामनगर क्षेत्र के ग्राम पीरू मदारा में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया था। देखिए, जयप्रकाश नाम का एक व्यक्ति था जो यहाँ पर काफ़ी समय पहले प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। इसी प्रॉपर्टी डीलिंग के अनुसार के उपरांत इसके द्वारा 3 लोगों से धोखाधड़ी करके पैसे लिए गए, जिसके संबंध में 3 अलग अलग अभियोग पंजीकृत थे और 2 अभियोगों में ये वांटेड चल रहा था। आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका था, एक विवेचनाधीन था और इसके विरुद्ध 50,000 का इनामी था, जिसे आज STF और रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। रामनगर क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर 2 लोगों ने संदिग्ध रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस द्वारा दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। थाना रामनगर क्षेत्र में 2 अलग अलग सूचनाएं प्राप्त हुई है। पूछड़ी में एक 21 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और कल रात ही एक सूचना पीरू मदारा क्षेत्र में मिली है जिसमें एक अन्य युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और उनके परिजन मौके पर हैं और इस संबंध में जो भी आवश्यक जानकारी की जा रही है और जानकारी के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बुद्ध पूर्णिमा स्नान पर श्रद्धालुओं का महाप्रयाण हुआ, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आज चंद्रग्रहण भी है। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने पूरा मेला क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर्स में विभाजित किया, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। हरिद्वार SP सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि बुधवार बुद्ध पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है, जिससे हरिद्वार गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। बुद्ध पूर्णिमा के स्नान को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र को 7 जोन में और 20 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। इनके डिवाइड करने का रीज़न ये होता है कि जो पब्लिक आ रही है यहाँ पे, श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे स्नान के लिए, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, गाड़ियों का संचालन एक सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सके, हमारा जो ट्रैफिक संचालन है वो भी सुव्यवस्थित हो सके। आज बुद्ध पूर्णिमा है, हमने पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर स्नान किया और हमारी और हमारे परिवार की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। बहुत अच्छा लगा, सुरक्षा इसमें बहुत अच्छा है और थोड़ा आज भीड़ बहुत है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है, वैसे अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।